हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एग्ज़ाम प्रो यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे ऑफ चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स। पर आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, अन्वेषण स्कॉलर्स पे अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल्सो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स. Do check them out. So let us start with question number 1. The sun is the main source of energy on the earth. Justify. Isn't it so, students? Sun जो है वो एक main base form करता है for the food web. How? देखिए, सन की एनर्जी ट्रैप करने से ही प्लांट कर सकता है क्या? प्लांट परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स एंड इन दैट प्रोसेस इट रिलीजेस ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल, इजंट इट? और प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि सन की एनर्जी ज़रूरत है. और प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है? प्लांट्स पे हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं. और हर्बीवोर्स पे कौन डिपेंड करता है फॉर देयर फूड? कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कार्निवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन सन. सो अल्टीमेट सोर्स इज व्हाट? द सन, राइट? सो लेट अस रीड. Solar energy powers nearly all forms of life processes on earth, isn't it, students? Plants use sunlight to convert carbon dioxide and water into chemical energy which is food, right? So उस process को बोलते हैं photosynthesis and in that process oxygen is released. Now this forms the base, this is a keyword, students. Sun is the base of the entire food web and all life forms including the herbivores, carnivores ultimately depend on the sun. Therefore ultimate energy source क्या है? Ultimate energy source is sun. So therefore ultimately they rely on the energy captured from the sun by the plants, right? And additionally what? Additionally oxygen भी तो produce होता है which is responsible for the survival of all living beings wherein aerobic respiration is involved, that is respiration that requires oxygen. anaerobic भी है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. अभी तो शुरुआत है, क्लास 6 है, फिर आपके साथ मेरे को क्लास 7 करवाना है, 8 करवाना है, 12 तक तो जाना ही है. So question number 2. Name the two types of natural resources. How are they different? Natural resources यानी कि क्या? Natural resources यानी कि जो resources nature से बने हैं, जिसमें human intervention नहीं है. तो कौन कौन से हैं वो? देखिए, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब क्वेश्चन क्या है? हाउ आर दे डिफरेंट, यानी कि क्या? यानी कि टैबुलेट करना है. कंपैरिजन के क्वेश्चन में टैबुलेट करने से मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और अच्छे से आपको भी आप पॉइंट्स मिस आउट नहीं करते. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर द क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन, डू टैबुलेट योर आंसर्स. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट इज क्या? डेफिनेशन से ही ले लेंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या? विच कैन बी रिन्यूड, विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और गॉट बैक, जो हमको वापस मिल जाता है बहुत ही कम समय में. दैट इज दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड बाय नेचर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. On the other hand, the non-renewable resources take extremely long time to form again, right? Millions of years लग जाते हैं non-renewable resources को form करने के लिए. तो हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारा तो लाइफ स्पैन लिमिटेड है, right? And what about the point 2? देखिए, वो नेचुरली अवेलेबल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है. बट ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड अमाउंट. सो व्हाट इज द कीवर्ड ओवर हियर? द डिफरेंस इन द अमाउंट दैट इज अवेलेबल, राइट? तो ये पॉइंट 1 हमारा हो गया और पॉइंट 2 भी हो गया. नाउ लेट अस जंप टू पॉइंट नंबर 3. Often the renewable resources are available continuously. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, why are renewable resources called non-exhaustible? Non-exhaustible का मतलब क्या? जो कि continuously हमको available है, कभी इसकी कमी नहीं होती.
So these resources are non-exhaustible. लेकिन on the other hand, non-renewable resources are exhausted after use. तभी इसको बोला जाता है exhaustible resource. क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो exhaust यानी कि खत्म हो जाता है after a certain period of time. क्योंकि क्या है, क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है. नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 3 हो गया. पॉइंट नंबर 4, these resources can be used again and again. So what is this called? जो resources again and again use होते हैं साइकिल में है, yes, they are called recyclable. So you can also say that renewable resources are recyclable. On the other hand, the non-renewable resources are non-recyclable, यानी कि they cannot be used again and again. Again, due to what? Due to their limited quantity, right? Now let us jump to point number 5, our final point of difference. जो renewable resources है वो cleaner fuel है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. ऑन दी अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन होता है, उससे एयर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन होता है, कम हो जाता है उसकी AQI. हमारी पोल्यूशन लेवल आपको पता है ये दिल्ली की कितनी ज़्यादा है, राइट? सो वी शुड ऑलवेज try to rely on renewable resources rather. देखिए renewable resources has low carbon emission and therefore environment friendly and pollution free. On the other hand, non-renewable resources are not at all environment friendly and they cause pollution. So they are not pollution free. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? देखिए टैबुलेट करने के बाद आप एग्जाम्पल्स भी देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर टेबल. देखती हूँ मैं आता है कि नहीं. एंटायर टेबल आ गया, हाँ ऑलमोस्ट आ गया. सो यू कैन see the differences, the 5 point of differences and the examples also. This is how you are going to write in the exam. This is the proper way of writing in the exam and scoring well. Now question number 3, classify the following into renewable and non-renewable resources. तो हमें कुछ resources दिए गए हैं, हमको classify करना है. अभी अभी हमने पढ़ लिया question 2 में renewable क्या है, non-renewable resources क्या है. तो अभी classify करना बहुत easy हो गया. तो हम renewable के लिए R लिखेंगे और non-renewable के लिए हम क्या लिखेंगे, non-renewable के लिए हम NR लिखेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनरल्स. तो मिनरल्स को बहुत टाइम लग जाता है, राइट, फॉर्म करने में. कम अमाउंट में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो क्या रिन्यूएबल हुआ या नॉन रिन्यूएबल हुआ ये? यस, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल. डेफिनेटली NR लिख देंगे फॉर नॉन रिन्यूएबल. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल. बट व्हाट अबाउट दिस एयर एंड वाटर? अभी हमने पढ़ा ना, अभी पढ़ा रिन्यूएबल में क्या है, एयर वाटर है, राइट. तो एयर वाटर रिन्यूएबल है, क्यों? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है. इट इज़ रिसाइक्लेबल, इट इज़ नॉन एग्जॉस्टेबल, राइट. अभी हमने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पढ़ लिए. तो एयर और वाटर को हम अभी अभी क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. बट व्हाट अबाउट रॉक एंड कोल? Rock and coal take many years to form and they are available in limited quantity, so they are definitely non-renewable resources, right? I hope the classification is clear to you. Now next page, देखिए यहाँ पे भी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सब है मेंशन. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और सॉइल विदरिंग ऑफ रॉक से होता है. तो इन चीज़ों को बहुत टाइम, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स टू फॉर्म. सो इन चीज़ों को बहुत टाइम लग जाता है एंड अवेलेबल इन लोअर क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी. ऑल्सो दे आर नॉन रिसाइक्लेबल, राइट. सो पेट्रोलियम, नेचुरल gas and soil are classified rightly as non-renewable, right? NR for non-renewable. मैं NR लिख रही हूँ, अब पूरा लिखेंगे. So forest का क्या है, forest is renewable, right? forest renewable है.
क्यों रिन्यूएबल है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ेंगे क्यों रिन्यूएबल है और क्यों इसको रिसाइकलिंग इन नेचर का एग्जाम्पल दिया गया है फॉरेस्ट को, राइट। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट रिसाइक्लेबल है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, तो फॉरेस्ट इज डेफिनेटली renewable, right? But yes, we should conserve our forest. We had already told you the points of why to conserve, how to conserve, what is the problem if we do not, what are the consequences if we do not conserve our forest. ये हमने चैप्टर करवाते वक्त पढ़ रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, do go through the chapters. Question number 4. How do forest help in the recycling in the nature? देखिए, forest is a place wherein many plants are there, animals are there. Now they are living beings, right? So living beings, you know, they die. Ultimately they die. आपने पढ़ रखा है characteristics of living beings. Ultimately they grow, develop, everything is right. They die. तो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट के, दे डाई एंड दे डेड बॉडीज, दे आर डीकम्पोज का मतलब क्या है, ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड दोज न्यूट्रिएंट्स, दोज एलिमेंट्स, दे आर released into the soil, and in that process what happens, the soil gets fertilized, the soil gets all the nutrients, and so much so that it can support new life. It can support the growth of a seed into a seedling and so on. So हम कह सकते हैं एक बड़ा सा पेड़ था, वो डेड हो गया, उसका जो डेड बॉडी है दैट इज decomposed and then it provides nutrients to the soil to support the growth of a new seed into a seedling into a plant. You have all studied plant cycle, right? So you can see there even animals के जो carcass है वो भी decomposed होते हैं to provide the basic organic materials into the soil, so that the soil is fertile once again to support life once again. So let us read. Forests are nature's recycling powerhouses. Very important point. Plants absorb nutrients from the soil and grow, right? Animals eat plants, and when plants or animals of the forest die, certain organisms जैसे fungi, bacteria है, they break it and release it into the soil. So release carbon, nitrogen and phosphorus. So they are simpler nutrients and they are got back into the soil. So forest ensures that nothing is wasted. So the question can also be asked that how can you say that forest ensures that nothing is wasted? Because forest plays a very vital role in the recycling process in the nature. Now dead organic material becomes the fertilizer. यानी कि क्या, इतना भारी भारी शब्द है, बहुत इजी है, मतलब यही है कि जो डेड बॉडी है प्लांट्स और एनिमल्स का, दे बिकम द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, एंड देन दे बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यू प्लांट्स. ओके, न्यू प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लाइफ इज सपोर्टेड, and so it creates a continuous self renewing system. self renewing कैसे, क्योंकि वो रिसाइक्लेबल है. कैसे, क्योंकि डेड बॉडीज जो है वो डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल को प्रोवाइड करती है, सो दैट द सॉइल कैन सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ seed, seedling, etc. So let us go on to the question number 5. Question number 5 में क्या है कि दो बच्चे हैं, उनके दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है regarding water. So what does Surbhi say? Surbhi say that we should fix the leaking tap immediately. पानी जो है टैप से लीक कर रहा था, सुरभि ने कहा we should फिक्स द लीकिंग टैप इमीडिएटली. लेकिन रवि ने क्या बोला, देखिए रवि बोलते हैं कि वाटर इज रिन्यूएबल एंड फाउंड इन अबंडेंस. हमने अभी पढ़ा ना, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, रिसाइक्लेबल है, अबंडेंस में है, तो हम उसको सेव करने के लिए हम वाई शुड बी बॉदर, राइट? हु स्टेटमेंट डू यू सपोर्ट, वाई? So we should definitely support Surbhi's statement. Why? Because water तो abundance में है,
लेकिन वाटर जो यूजेबल है वो अबंडेंस में नहीं है। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जब हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जब कर रहे थे रिलेटेड टू जर्नी ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वाटर को कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तब हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन यही है, बस घुमा के आया हुआ है, राइट। तो उसमें क्या है कि पानी 71% अराउंड है अर्थ सरफेस पे, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स उसमें से 97% इज सॉल्टी इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशन, जो है दैट इज सॉल्टी वाटर, खारा पानी है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो अब जो बचे 3% है ना, 100 - 97 इज 3, तो जो बचे 3% है उसमें से भी जो 2% है, 2% है, वो इनएक्सेसिबल वाटर है। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या, जो हम अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते, हम पहुंच नहीं पाते उस पानी तक। क्यों? क्योंकि वो पानी या तो फ्रोजन फॉर्म में है या तो डीप अंडरग्राउंड बरिड है। तो अब 1% बचा, ओनली अराउंड 1%। अब उस 1% से हमारे डेली नीड्स सफाइस होंगे, यानी कि हमें क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग सब करना है उसमें से, और पॉपुलेशन नीड्स बढ़ रही है, वही 1% जो है वो रिसाइकिल हो के यूज़ हो रहा है। तो आप सोच सकते कितना स्ट्रेस है। पानी को कंजर्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, दो इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, सो लेट अस रीड। आई सपोर्ट सुरभि स्टेटमेंट। सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वाटर नीड्स टू बी कंजर्व्ड इवन दो इट इज रिन्यूएबल। While water covers about 71% of the earth's surface, the 97% of the total water is saline. Saline मतलब खारा, जो salty होता है। So and remaining 3% जो fresh water है ना, remaining कितना बचा? 3%, उसमें से 2% of it is not accessible as told to you, trapped in glaciers और buried deep underground। तो एक्सेस कैसे मिलेगा, हम वहाँ तक पहुँच कैसे सकेंगे? Now the small portion is what? It is just 1%. It is just 1% accessible surface water and fit for human consumption. Now population is growing, development needs are increasing day by day. Now so that 1% needs to be recycled again and again for a daily use. So this highlights the critical importance of water conservation, right? Now question number 6. Highlight the formation stages of fossil fuels through a flow chart. देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन है उसको डिटेल्स में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म हुआ। हमारे जो एंशिएंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो डेड रिमेन्स हैं, they were buried under deep layers of sediments. And what happened over the million years of time, earth के अंदर क्या है, intense heat है, pressure है। Over those million years of time, these dead remains, they converted into petroleum, into coal, into natural gas। देखिए, so ancient organism dying is the first thing that has to be mentioned, right? Formation stages का first stage वही है। Now deep burial under sediment, again it takes a lot of time, okay? तो ancient organisms die के बाद ही deep burial नहीं हो गया, धीरे धीरे उन पे soil की layers आई और वो deep buried हो गए। अब deep buried हो गए तो अंदर का जो earth की जो गर्माहट है, जो pressure है, intense heat and pressure, millions of years is important students, okay? Over the period of millions of years, it was transformed into coal, petroleum, natural gas under high heat and pressure। कट ऑफ भी हो गए ऑक्सीजन से, और इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से gradually, not overnight, gradually over the period of millions of years, these ancient plants and animals, they converted into coal, petroleum and natural gas. So this is the entire flow chart which shows how the formation of
coal and petroleum takes place in a nutshell. Otherwise जो details में है वो हम higher classes में हम details में पढ़ लेंगे, right? So fossil fuel formation is a multi-million year process wherein the dead organic matter, plants or animals, they get buried under deep layers of soil, okay, and they get cut off from the oxygen, and due to intense heat and pressure they slowly, it is important, slowly convert into petroleum and natural gas. Now question number 7, give reasons for seeking alternative sources of energy. Alternative मतलब क्या, जो सोर्स है उसके अलावा कोई और सोर्स. हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं आजकल? वी रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स मोस्टली, राइट? बट हमें क्या चाहिए? हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे शिफ्ट करना चाहिए. नाउ व्हाट इज द मेन इम्पॉर्टेंस, हमें क्यों शिफ्ट करना चाहिए? वी हैव टू शिफ्ट बिकॉज अल्टीमेटली द फॉसिल फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेबल है, हमने डिस्कस किया ना, तो वो चले जाएंगी, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, हमें नहीं मिलने वाले. तो हमें तो लाइफ चलानी है, तो हमें किसी पे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा ना, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है माय डियर स्टूडेंट्स. इस वजह से दे आर यूज्ड अप फास्टर, राइट? तो अल्टीमेटली हमें नहीं मिलने वाला, राइट? सो फॉसिल फ्यूल्स on which we are currently heavily dependent are limited resources. They are used up faster than that they can be formed, millions of years, multi-million years, अभी पढ़ा हमने. Now we will eventually run out of that. तो हमें तो एक alternative source चाहिए ही चाहिए, और वो alternative source क्या है? वो है हमारा renewable resource, air, water, solar energy. We should shift to these, right? तो की पॉइंट 1 हो गया, अभी की पॉइंट 2 पे जाते हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है उनका, और वो ग्रीन फ्यूल नहीं है, क्लीन फ्यूल नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होने से रहा. तो वी शुड ऑलवेज रैदर कंसंट्रेट ऑन alternative sources like solar energy, right, like hydroelectric energy. We should concentrate on those rather than burning of fossil fuels which release large amounts of carbon dioxide, pollutes our environment. Also greenhouse gases जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए, उनको रिलीज करता है. जो नेचुरल हीट रिटेंशन इफेक्ट है अर्थ का, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दे आर इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस दैट हीट रिटेंशन चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए. अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो क्या होगा? ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इट इज़ इंक्रीजिंग, और उसके बहुत सीवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट इट इज़ वेरी वेरी सीवियर फॉर अस, फॉर आर लिविंग. तो इस वजह से हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है. नाउ पॉइंट नंबर 3, alternative sources of energy like solar, wind, hydropower, they provide inexhaustible clean energy, creating a sustainable system for future generation. Sustainable system का मतलब क्या? Sustainable system यानी कि हम अपने डेवलपमेंट नीड्स तो पूरे ही कर रहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन को भी दिमाग में रख के उनके फ्यूचर नीड्स के बारे में सोच के भी काम कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं काम कर रहे डेवलपमेंट नीड्स के लिए कि हम सारा जो हमारा रिसोर्स है हम यूज़ करके छोड़ दें, और उन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा. Sustainable system is to keep future in mind when we are focusing on development of the present generation. This is the end of this video lecture, students. Any doubt, any query, do write to me. I'll be happy to help. Happy learning, students, and best of luck for your exams. Bye bye.